फन एंड जॉय लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रोफेसर आर के हरदहा आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही काम आता है और इसकी जानकारी हम सभी को होना अति आवश्यक है। पावर, इट्स यूनिट एंड मेजरमेंट। पावर क्या है और इसको कैसे नापते हैं, इसका मात्रक क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे। यांत्रिक शक्ति एवं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर? अश्व शक्ति क्या होती है? व्हाट इज हॉर्स पावर? इसका एमकेएस में और एफपीएस में कौन सा मात्रक होता है, कैसे नापते हैं? और पावर निकालने का एक फार्मूला है P इक्वल टू 2 पाई NT, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसमें मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पावर, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल पावर क्या होती है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? आपने देखा होगा मैकेनिकल पावर हमको फिजिकल वर्क करने से प्राप्त होती है और इलेक्ट्रिसिटी से हमको इलेक्ट्रिकल पावर प्राप्त होती है। तो इसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे नापेंगे और मैकेनिकल पावर को कैसे नापेंगे? तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पावर क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। कि यदि कोई यूनिट टाइम है, इकाई समय में हमने कितना कार्य किया है, उसको हम पावर कहते हैं। पावर की डेफिनेशन से देखिए, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य एवं लगा हुआ समय। इसका यूनिट है जूल पर सेकंड या वाट। यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम इज वाट। इंटरनेशनल सिस्टम में शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। जेम्स वाट एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इन्होंने स्टीम इंजन की खोज की थी और इसके अलावा जो हॉर्स पावर टर्म जो है, पहली बार इनके द्वारा उपयोग किया गया था। सबसे पहले पावर को इनके द्वारा हॉर्स पावर में नापा गया था। वर्तमान में इंटरनेशनल सिस्टम में हम वाट में नापते हैं। इसके मल्टीपल ऑफ वाट्स क्या है? 10⁻³ वाट इक्वल टू 1 किलोवाट और 10⁻6 वाट इक्वल टू 1 मेगावाट। 10⁻³ वाट को हम किलोवाट कहते हैं और 10⁻6 वाट को हम मेगावाट कहते हैं। इससे बड़ा यूनिट होता है 10⁹ जिसको हम गीगावाट कहते हैं। मैकेनिकल पावर क्या होता है? मैकेनिकल पावर इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज द टाइम डेराइव्ड ऑफ वर्क। जैसे मैकेनिकल पावर को हम कैसे नापेंगे? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन और उसमें लगा हुआ समय। तो कितने समय में कितना कार्य किया गया, इसको हम पावर के रूप में नापते हैं। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो इस प्रकार पावर बराबर क्या हो गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वर्क और वर्क डन पर यूनिट टाइम कहलाता है पावर। तो जैसे कोई कार्य है, उसमें लगा समय हम देखते हैं कि कितना समय हमको लगा। यदि कम समय लगेगा तो ज़्यादा पावर होगी और ज़्यादा समय लगेगा तो कम पावर होगी। इस तरह से पावर जो है वो टाइम डेरिवेटिव ऑफ वर्क है। वर्क पावर कैलकुलेटर। वर्क और पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको देखिए। जैसे वर्क यदि आपको दिया हुआ है कि कितना वर्क आपने किया हुआ है, जैसे आपने 9000 जूल वर्क किया और टाइम आपका इस कार्य करने में लगा हुआ समय जो है 60 सेकंड है, तो पावर कितना होगा? वर्क डन अपॉन टाइम 9000 डिवाइडेड बाई 60। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि पावर कितना हो जाएगा? 150 वाट।
तो इस प्रकार से वर्क डन अपॉन टाइम टेकन से हम पावर निकाल सकते हैं। जो भी वर्क डन है वो कितना है और उसमें लगने वाला समय कितना सेकंड है। इस तरह से जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। हॉर्स पावर, सबसे पहले पावर को हॉर्स पावर में नापा गया था। जैसा कि पुराने समय में आपने देखा होगा, ज़्यादातर घोड़े का उपयोग होता था गाड़ी चलाने में या किसी कार्य करने में। तो हम उससे तुलना करते हैं कि एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है। तो ये सबसे पहले हॉर्स पावर का उपयोग जेम्स वाट द्वारा किया गया था और उन्होंने ही सबसे पहले हॉर्स पावर शब्द का उपयोग किया था। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति क्या होती है? तो ये दो प्रकार से हम नापते हैं अश्व शक्ति को। सबसे पहले हम ब्रिटिश हॉर्स पावर की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इन द एफपीएस सिस्टम इज ब्रिटिश हॉर्स पावर। इसको ब्रिटिश हॉर्स पावर कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन में सबसे पहले चालू हुआ था और भारत में जब ब्रिटिश आए उस समय ये हॉर्स पावर का उपयोग होता था। ये ब्रिटिश हॉर्स पावर कितना होता है? 550 फुट पाउंडल ऑफ वर्क डन पर सेकंड। एक सेकंड में यदि हम 550 फुट पाउंडल वर्क करते हैं तो इसको हम एक हॉर्स पावर बोलते हैं ब्रिटिश हॉर्स पावर में। 550 फुट पाउंडल ऑफ वर्क पर सेकंड। यदि इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो ये जूल पर सेकंड या वाट में कैसे निकालेंगे? 550 इंटू 1.356 जूल पर सेकंड, क्योंकि 1 फुट पाउंडल होता है 1.356 जूल के बराबर। तो यदि हम 550 फुट पाउंडल वर्क पर सेकंड करेंगे तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1.356 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ब्रिटिश हॉर्स पावर हो जाता है 746 जूल पर सेकंड, या इसको हम बोलते हैं 746 वाट। तो इस प्रकार एक ब्रिटिश हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। इसको हम फिर से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश हॉर्स पावर को कैसे डिफाइन किया गया था कि कोई एक घोड़ा है जो 1 फीट ऊंचाई, जैसे कोई घोड़ा है वो 550 पाउंड भार को 1 फीट ऊंचाई तक 1 सेकंड में लेकर जाता है, तो उस घोड़े की अश्व शक्ति होगी 1 ब्रिटिश हॉर्स पावर। 550 पाउंड्स वेट है और जो हाइट है वो 1 फीट है और इसमें लगने वाला समय, जैसे वेट कितना हो गया, ये 550 पाउंड का वजन है, इसको हम 1 फीट ऊंचाई तक उठाते हैं और इस समय को हम 1 सेकंड में यदि करते हैं तो जो पावर होगा वो 1 हॉर्स पावर कहलाएगा। इसको यदि हम वाट में नापेंगे तो कितना आता है? ये 746 वाट के बराबर होता है। 1 ब्रिटिश हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अब हम एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इन द एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड में 1 हॉर्स पावर कितना होता है? तो ये ब्रिटिश हॉर्स पावर से ही कंपेयर किया गया है मीट्रिक हॉर्स पावर। ये एमकेएस सिस्टम में मीट्रिक हॉर्स पावर। मीट्रिक हॉर्स पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? 75 किलोग्राम फोर्स मीटर वर्क डन पर सेकंड। एक सेकंड में यदि हम 75 किलोग्राम फोर्स मीटर का कार्य करते हैं तो जो पावर होती है उसे हम एक मीट्रिक हॉर्स पावर कहते हैं। अब इस मीट्रिक हॉर्स पावर को यदि हमको वाट में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा? 75 केजीएफ मीटर पर सेकंड को हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 75 इंटू 9.8 न्यूटन मीटर पर सेकंड। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 735 जूल पर सेकंड, जिसे हम बोलते हैं 735 वाट। इस प्रकार एक मीट्रिक हॉर्स पावर होता है 735 वाट के बराबर। हम 75 किलोग्राम फोर्स मीटर वर्क डन पर सेकंड करते हैं तो ये वाट में 735 वाट के बराबर होता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कितना होता है ये मीट्रिक हॉर्स पावर। 75 किलोग्राम का भार है, इसको 1 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो जो पावर होगा वो 1 मीट्रिक हॉर्स पावर होगा और इसको वाट में निकालेंगे तो ये 735 वाट के बराबर होता है।
अब ये हो गई मैकेनिकल पावर की बात। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे नापते हैं। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल पावर को भी वाट में नापते हैं, लेकिन इसमें जो यूनिट है वो वोल्टेज, करंट और पावर के टर्म में होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है? जैसे ए जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, while a motor does the opposite, it converts electrical energy into mechanical energy। तो जैसे मोटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम वर्क डन कहते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमको करंट और वोल्टेज मिलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको जनरेटर की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको मोटर की आवश्यकता होती है। ये मोटर कैसे काम करती है और जनरेटर कैसे काम करता है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या है? इट इज ए बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म predicting how a magnetic field will interact with an electric circuit to produce an electromotive force। जैसे यदि हम किसी सोलेनोइड कॉइल में कोई मैग्नेट को मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है। जैसे इसमें आपने देखा होगा कॉइल के अंदर एक मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन देखिए आप किस तरफ है, और इसी को यदि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे मैग्नेट को, तो इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस प्रकार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम ये किसी कॉइल में यदि किसी चुंबक को आगे पीछे करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो है इसमें करंट पैदा होता है, जिसको हम फैराडे लॉज के द्वारा समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर फैराडे लॉ के सिद्धांत पर काम करता है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ पोल जो है, इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड में यदि किसी कॉइल को हम रोटेट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को काटने के कारण इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। तो इस तरीके से जो करंट है हमको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसको एक एनिमेशन के द्वारा हम देखते हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। इसमें यदि हम किसी कॉइल को रोटेट करते हैं तो इसमें बिजली पैदा हो जाती है, और जितना तेजी से हम इसको रोटेट करेंगे उतनी ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बिजली हमको मिलेगी। इस प्रकार किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट करने पर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। इसी सिद्धांत पर जनरेटर कार्य करता है। पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें देखिए एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है, और इसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं। इसमें पावर हमको मैकेनिकल पावर इनपुट देना पड़ता है, और ये मैकेनिकल पावर जो है इस जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कोई डैम है, हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ पर बिजली बनती है। तो बिजली कैसे बनती है? जो रिजर्वायर है उसमें जो पानी भरा होता है, और जितनी ऊंचाई तक पानी भरा होता है उसमें उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम पाइप के द्वारा उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये काइनेटिक एनर्जी हम टरबाइन में प्रदान करते हैं, जिससे टरबाइन रोटेट होती है, और ये टरबाइन की शाफ्ट जो है जनरेटर की शाफ्ट से जुड़ी होती है जो बिजली पैदा करती है। इस प्रकार हाइड्रो पावर प्लांट में हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा ऊंचाई से पानी
आएगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। यहाँ पर देखिए टरबाइन है, टरबाइन क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे ये टरबाइन में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है पानी की वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वही मैकेनिकल एनर्जी हम जनरेटर में देते हैं जिससे बिजली बनती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर प्लांट में पैदा होती है। एक और एग्जांपल देखिए कैसे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए साइकिल को हम यदि चलाते हैं तो इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, फिजिकल वर्क इसमें दे रहे हैं। तो ये पहिया घूमेगा और पहिया जो है ये जनरेटर से जुड़ा हुआ है, जिससे जनरेटर की शाफ्ट घूमेगी और चूंकि यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे मैकेनिकल एनर्जी की, ये इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। यहाँ पर बल्ब जलेगा और आप देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। इस प्रकार जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर के अपोजिट कार्य करती है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जिससे किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। Most electric motor operates through the interaction between the motor's magnetic field and electric current in a wire winding to generate force in the form of torque. किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर से हमको मैकेनिकल पावर मिलता है जिसको हम शाफ्ट के द्वारा टॉर्क के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मोटर है जिसमें शाफ्ट होती है उसमें हमको टॉर्क प्राप्त होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर है, बहुत सारे कार्य हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये पानी को पंप करने के काम आता है। ये मोटर इसमें लगी हुई है, ये मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो कुएं से पानी को पंप करके ऊपर टंकी में भेजता है। इसी प्रकार देखिए ये फ्लोर मिल है, इसमें भी जो मोटर लगी हुई है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर दे, जहाँ पर शाफ्ट की सहायता से हम इस आटा चक्की को चलाते हैं और ये इस तरीके से ये आटा चक्की जो है मैकेनिकल वर्क के द्वारा आटे को, गेहूं का आटा या जो भी अनाज है उसको पीसने का कार्य करती है। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग देखिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है वायर में। ये करंट के कारण जो है ये रोटर घूमने लगता है और हमको मैकेनिकल पावर मिलता है। जैसे ये जनरेटर के अपोजिट कार्य करती है। जनरेटर में रोटर को घुमाते हैं जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और यहाँ पे ये कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है जो हमको मैकेनिकल पावर के रूप में मिलती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग आप देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर को कैसे नापते हैं? इलेक्ट्रिक पावर हमको करंट के रूप में मिलती है, जिसको इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज द वाट या 1 जूल पर सेकंड। जैसा कि मैकेनिकल एनर्जी का आपने देखा होगा, मैकेनिकल पावर को हम वाट में नापते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पावर को भी हम वाट में नापते हैं। एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर? ए कॉमन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। करंट का मात्रक एम्पियर होता है। जैसे इट इज डिफाइंड एज ए फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एक सेकंड में
6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। 1 कूलाम क्या होता है? 6.24 इंटू 10⁻18 या 6.24 क्वांटिलियन। इतने कूलाम का चार्ज पर सेकंड यदि फ्लो होता है तो जो करंट है वो 1 एम्पियर होता है। वोल्ट, वोल्ट क्या होता है? वोल्ट इज द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। 1 volt is defined as energy consumption of 1 joule per electric charge of 1 coulomb। वोल्टेज जो है ये हमको बताता है कि 1 कूलाम जो करंट है उसको फ्लो होने के लिए हमको 1 जूल जो है कार्य करना पड़ेगा। 1 जूल एनर्जी, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज एनर्जी कंजम्पशन 1 जूल। 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम होगी हमको 1 कूलाम का चार्ज को फ्लो करने के लिए, या 1 कूलाम का चार्ज फ्लो होगा तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो 1 जूल की एनर्जी हमको लगेगी। यदि जैसे 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट के लिए हमको 2 जूल की एनर्जी हमको लगेगी उसको कैरी करने के लिए या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इस प्रकार वोल्ट से हम ये नाप सकते हैं कि उसको करंट को कैरी करने में हमको कितने जूल की एनर्जी लगेगी। जैसे 1 वोल्ट बराबर हो गया 1 जूल पर कूलाम। 1 कूलाम का चार्ज हमको ले जाने के लिए 1 जूल की एनर्जी लगेगी। वन वोल्ट इज इक्वल टू करंट ऑफ 1 एम्पियर टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, या ओम को हम 1 वोल्ट बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 ओम। एम्पियर करंट है यहाँ पर और ओम जो है उसका जो भी वायर है उसका रेजिस्टेंस है। इस प्रकार 1 वोल्ट जो है 1 एम्पियर इंटू 1 रो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो इजली थ्रू सम मटेरियल देन अदर्स। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है वो किसी मटेरियल में आसानी से फ्लो होता है और किसी मटेरियल में कठिनाई से फ्लो होता है या कम फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर्स हाउ मच द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन द सर्किट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से हमको ये पता लगता है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको उस कंडक्टर द्वारा कितना रेजिस्ट किया जा रहा है या उसका कितना विरोध किया जा रहा है। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा फ्लो ऑफ करंट जो है उतना कम होगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट पर एम्पियर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? The electrical resistivity is the electrical resistance per unit length and per unit of cross section area at a specified temperature। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो फ्लो ऑफ करंट है वो लंबाई और उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लंबाई कितनी है और जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज द ओम मीटर। 1 मीटर लंबाई के लिए कितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम ओम मीटर बोलते हैं, 1 मीटर। It is represented by the Greek letter rho। DC electric power, for a resistor in a DC circuit the power is given by the product of applied voltage into the electric current। डायरेक्ट करंट के लिए हम पावर को कैसे निकालते हैं? वोल्टेज इंटू आई, वी इंटू आई। पावर इक्वल टू वी इंटू आई जिसको हम वाट में नापते हैं। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब ये कैसे है? जैसे पावर इक्वल टू वोल्ट
वोल्टेज का यूनिट हो गया वोल्ट्स और करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। वोल्ट होता है जूल पर कूलाम और एम्पियर होता है कूलाम पर सेकंड। एक कूलाम का चार्ज यदि 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो जो करंट है वो 1 एम्पियर होगा। इस तरीके से वोल्ट और एम्पियर को हम नापते हैं। तो ये हो गया जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड जिसको हम वाट कहते हैं। तो 1 जूल पर सेकंड हो गया वाट। इस प्रकार पावर जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसका यूनिट भी वाट होता है या जूल पर सेकंड में ही आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पावर का दोनों यूनिट जो है मैकेनिकल पावर का भी यूनिट वाट है और इलेक्ट्रिकल पावर का भी यूनिट वाट है। मैकेनिकल पावर में वर्क डन पर सेकंड होता है और इसमें वोल्टेज इनटू करंट होता है, कितना वोल्टेज आपका है और कितना करंट है। इस प्रकार वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हम इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हैं। पावर इक्वल टू वी इंटू आई वाट या वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू पावर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर को हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई वोल्टेज इंटू करंट या P इक्वल टू आई स्क्वायर आर करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस या P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक पावर को निकाल सकते हैं। टॉर्क स्पीड एंड पावर ऑफ मोटर। अब जैसे कोई इलेक्ट्रिक मोटर है जिससे हमको टॉर्क मिलता है तो उसको कैसे नापेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है इसमें हम पावर सप्लाई करते हैं तो हमको टॉर्क मिलता है और इस प्रकार ये मोटर जो है इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। तो एन इक्वल टू रोटेशन पर सेकंड, यदि ये मोटर का रोटेशन एन है, रोटेशन पर सेकंड है और इसमें यदि हमको टॉर्क टी मिलता है तो इसको पावर को कैसे निकालेंगे। पावर इक्वल टू 2 पाई एन इंटू टी। पाई होता है 22/7 या 3.14। एन हो गया रोटेशन पर सेकंड और टी हो गया टॉर्क। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर। इस प्रकार यदि किसी मोटर के पावर को हमको निकालना हो मैकेनिकल पावर को तो ये कितना होगा 2 पाई एन टी। टी हमको टॉर्क के रूप में मिलता है जिससे हम कोई भी कार्य उस मोटर के द्वारा कर सकते हैं। इसको हम निकालेंगे 2 पाई एन टी इक्वल टू हो गया न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड मीन्स जूल पर सेकंड या वाट। तो इस प्रकार किसी भी मोटर के टार्क को हम मैकेनिकल एनर्जी में 2 पाई एन टी से निकाल सकते हैं। 2 पाई एन टी इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकंड इक्वल टू जूल पर सेकंड या वाट। इस प्रकार किसी भी मोटर के टार्क को हम मैकेनिकल पावर में नाप सकते हैं। वाट मीटर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को नापने के लिए वाट मीटर का हम उपयोग करते हैं। द वाट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल पावर इन वाट्स ऑफ एनी गिवन सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वाट मीटर को लगाकर पावर नाप सकते हैं कि उस सर्किट से कितने पावर का करंट फ्लो हो रहा है या उस कितना पावर उसमें कंज्यूम हो रहा है। एनर्जी वर्क डन एंड पावर। इस प्रकार जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पावर जो है वर्क डन एंड पावर। वर्क डन को यदि हम समय में नापते हैं कि कितने समय पर कितना कार्य किया गया, इससे हम पावर को नाप सकते हैं कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर या इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति कहते हैं। एनर्जी मीटर। इलेक्ट्रिकल पावर को नापने के लिए एक एनर्जी मीटर का यूज होता है। ये कैसे नापता है। द मीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एनर्जी यूटिलाइजेज बाय द इलेक्ट्रिक लोड इज नोन एज द एनर्जी मीटर। ये किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नापने के लिए उपयोग किया जाता है जिसको हम एनर्जी मीटर कहते हैं। द किलोवाट आवर इज ए कंपोजिट यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 किलोवाट ऑफ पावर सस्टेन्ड फॉर 1 आवर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नापने का जो मात्रक है उसको कहते हैं किलोवाट आवर।
1 किलोवाट का पावर यदि हम 1 घंटे तक उपयोग करते हैं, तो जो एनर्जी हम उपयोग करते हैं उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। 1 किलोवाट आवर को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किलोवाट आवर। इसको यदि हम वर्क डन में निकालेंगे, कितना वर्क डन हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर से हम 3600 किलो जूल का कार्य कर सकते हैं, या 1 घंटे में 3600 किलो जूल का हम कार्य कर रहे हैं, तो वो जो पावर है वो 1 किलोवाट पावर होगी। इस प्रकार एनर्जी मीटर से हम जो घरों में बिजली का मीटर लगा होता है वो किलोवाट आवर में नापता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बिजली के बराबर होता है, या इसको हम मैकेनिकल एनर्जी में नापेंगे तो ये 3600 किलो जूल के बराबर आती है। ये यूनिट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको कहते हैं, किलोवाट आवर। अब यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसको आप करके देखिएगा। एक व्यक्ति 10 मीटर गहरे कुएं से 60 लीटर पानी, 60 लीटर मतलब 60 किलो पानी प्रति मिनट निकालता है, उस व्यक्ति की शक्ति ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? इसमें फार्मूला यूज करेंगे वर्क डन पर सेकंड। वर्क डन पर सेकंड, समय इसमें 1 मिनट है तो हो जाएगा 60 सेकंड। इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं, आप इसको करके देख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, 20 वाट के 5 एलईडी बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? 20 वाट के 5 एलईडी बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? इसमें जो यूनिट है बिजली का वो क्या होगा? किलोवाट आवर में होगा। तो 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर, तो ये 20 एलईडी बल्ब 5 एलईडी बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन जलेंगे और 30 दिन जलेंगे, तो कितने यूनिट बिजली आपकी खर्च होगी, ये आपको निकालना है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि 2 तरीके से हमने पावर को मेजर किया है। एक तो मैकेनिकल पावर को वर्क डन पर सेकंड में, और एक इलेक्ट्रिकल पावर को जिसमें वोल्टेज इनटू करंट के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल पावर को नापते हैं, और कैसे इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में और मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। और एक ब्रिटिश हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, और मीट्रिक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो ये एक बहुत ही उपयोगी जानकारी है ये आपके लिए, और एक बार इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय लर्निंग, और जितना ज़्यादा हो आप सीखने की कोशिश करिए, इसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड टाइम। जय हिंद, जय भारत।